For many years, Bengaluru is number one in India's Innovation Index. It is an inclusive city. India's beloved tech city, Bengaluru. Now, the city ranks second after Beijing on the list of top technology hubs in the Asia-Pacific region. It's the fastest growing tech hub, a city leading in IT innovation, a hotspot for VCs. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का सिलिकॉन वैली को लेकर। सिलिकॉन वैली मतलब हम लोग का प्यारा शहर बेंगलुरु। Technology doesn't lie in Silicon Valley, but in places like Bangalore. Recent evidence suggests that this is already happening, as emerging economies like India's make up almost 60% of global GDP. आज अगर देखा जाए बेंगलुरु में सिर्फ 1000 से ज्यादा टेम्पल ही नहीं है, एंड बेंगलोर जो है वो दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में है। अगर हम लोग लास्ट कुछ साल में बेंगलोर से जो IT एक्सपोर्ट हुआ है उसका डेटा देखे तो हम लोग को पता चलता है कि बेंगलुरु एग्जैक्टली ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं आज दुनिया भर के सामने। 1991-92 में 16 करोड़ का सॉफ्टवेयर जो है वो बेंगलुरु से एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें 13 कंपनी था और लेस देन 2000 एम्प्लॉय था। 92-93 में यही अमाउंट बढ़ के 22 करोड़ हो गया। फिर 1993-94 में ये अमाउंट बढ़ के 56 करोड़ हो गया और 1999 में यही अमाउंट बढ़ के 3500 करोड़ हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो अगर इंडिया में सबसे ज्यादा कहीं से हो रहा था वो हो रहा था बेंगलुरु से। और ये जो ग्रोथ का ट्रेंड था ये बेंगलुरु हमेशा पकड़ के रखा। 2022 में 1400 IT फर्म 4 मिलियन एम्प्लॉय को लेके टोटल $630,000 का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है दुनिया भर में। अगर यही डाटा हम लोग इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट के साथ कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलता है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 40% जो है वो सिर्फ बेंगलुरु से एक्सपोर्ट हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई बेंगलोर तो कोई पोर्ट सिटी नहीं है, बेंगलोर कोई मेट्रो भी नहीं है, अगर हम लोग देखें तो बेंगलोर इंडिया का फाइनेंस कैपिटल भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं। तो इस हिसाब से बेंगलुरु जो है वो कैसे इतना आगे बढ़ गया, इसके पीछे रीजन। चलिए देखते हैं पहला रीजन क्या है बेंगलुरु के ग्रोथ। तो जैसे हर स्टोरी का डिटेल्स जानने के लिए हम लोग को पास्ट में जाना पड़ता है, तो आज बेंगलुरु का डिटेल्स जानने के लिए हम लोग को पीछे जाना। इन द ईयर ऑफ 1900 बेंगलुरु मैसूर रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। ये जो मैसूर रेसिडेंसी था इसका किंग थे महाराजा कृष्ण राजा वादियार फोर, जो के डेवलपमेंट ओरिएंटेड महाराजा थे। टाइम ने महाराजा ने अपने तरफ से इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस आयोजन किए थे। आप बोलेंगे उस टाइम में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था? जरूर हुआ करता था, और उसी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से तय किया जाता था कि आगे का जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगा। महाराजा का जो विजन था वो काफी बड़ा था और इसीलिए महाराजा ने 1913 में प्राइमरी जो एजुकेशन है ये मैंडेटरी कर दिया था उस टाइम में। आगे जाके महाराजा ने अपने तरफ से बहुत लैंड डोनेट, जहां जाके नेशनल कॉलेज ऑफ बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना। इसका जो इम्पैक्ट है काफी ज्यादा पड़ा। आगे जाके जब इंडिया का लिटरेसी का परसेंटेज 18.3 था, उस टाइम में अगर हम लोग बेंगलुरु में देखें तो लिटरेसी का जो परसेंटेज था वो था 43%। जो बेंगलुरु में रहते थे दे आर मोर एजुकेटेड कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एजुकेशन पहला रीजन था जिसके लिए बेंगलुरु का ग्रोथ हुआ। अगर एजुकेशन अच्छा रहता है तो उसमें टैलेंट दिखा जाता है, अगर टैलेंट अच्छा है तो वो लोग स्किल्ड होंगे, अगर स्किल्ड होगा तो हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हर कोई स्किल्ड एम्प्लॉय को जॉब देना चाहेगा और वही स्किल्ड एम्प्लॉय के पास आगे जाके बहुत सारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएगा। दूसरा जो रीजन है वो है गवर्नमेंट का जो स्टेप लिया गया बेंगलुरु को लेके। हम लोग अगर पॉलिटिक्स में देखें तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी एक लीडर का पर्टिकुलर विजन होता है। मगर बेंगलुरु का अगर हिस्ट्री हम लोग चेक करें तो हम लोगों को पता चलता है ये जो विजन है ये नॉर्मल कोई एक लीडर का नहीं, ये लगातार रहा और इसीलिए बेंगलुरु का इतना ग्रोथ हुआ। 1947 के बाद बेंगलुरु का जो लिटरेसी परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा था एंड बेंगलुरु में टैलेंट या फिर स्किल्ड पर्सन ज्यादा थे। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम ने बहुत सारा पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज जो है वो बेंगलुरु में बनाया, जिनमें से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ITI, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी था। आउट ऑफ 77 रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया,
जिनमें से 40 रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेंगलुरु में है। ये जो स्टोरी था ये 1970 तक था, जहां हम लोग को पता चलता है कि एजुकेशन जो है ये अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहा है और बैंगलोर जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो अब आते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस क्या कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएस के पास बहुत सारा पैसा था और यूएस जो है अपना जो इंडस्ट्री है उसका रेवोल्यूशन चाह रहा था और यूएस अपना इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था। जब भी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा था यूएस को स्किल्ड लेबर का जरूरत था। ऑन द अदर हैंड मैन पावर जो था वो यूएस में काफी कॉस्टली हो गया था, क्योंकि हर किसी को जॉब मिल रहा था मगर हर कोई इंडस्ट्री को अपने लिए एग्जैक्ट स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिल रहा था। तो ये वो टाइम है जब यूएस को बहुत सारा स्किल्ड एम्प्लॉय का जरूरत पड़ गया था। यूएस में जो एम्प्लॉय अवेलेबल थे वो जो मैन पावर का कॉस्टिंग आ रहा था वो हर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा आ रहा था। इसीलिए कंपनी का सोच था अगर हम लोग यूएस से बाहर जाते हैं, कोई ऐसा कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है या फिर जो डेवलप कर रहा है, तो वहां जाने से हम लोग को ये जो मैन पावर है ये काफी सस्ता मिलेगा और आगे जाके हम लोग अपना प्रोडक्शन जो है वो सस्ते में कर पाए। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का जो बूमिंग स्टेप है वो अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग को पता चलता है कि उसमें जो मेजर की प्लेयर था वो था सेमीकंडक्टर या फिर चिप। जब भी ये चिप आया टाइम कंप्यूटर जो है ये छोटा होने लगा। पहले जितना बड़ा कंप्यूटर मिल रहा था वो भी छोटा होने लगा। चिप जो है हर डिवाइस में फिट होने लगा। जैसे हर डिवाइस में चिप लगता गया वैसे ऐसे चिप का जो डिमांड है वो बढ़ने लगा। यही चिप को अगर डेवलप करना पड़ता है बहुत सारा इंजीनियर्स का जरूरत था, क्योंकि चिप में जो है आपका कोडिंग का जरूरत। और ये जो कोडिंग है ये ओनली स्किल्ड एम्प्लॉय या फिर स्किल्ड इंजीनियर ही कर सकता था। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंजीनियर का जो डिमांड था वो अचानक से बढ़ने लगा जैसे जैसे सेमीकंडक्टर ग्रो करने लगा। इस टाइम में इंडिया में राजीव गांधी का गवर्नमेंट हुआ करता था। राजीव गांधी ने एक डिसीजन लिया था आर्थिक विकास के लिए नहीं, भारत के समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी उम्मीद है कि इस योजना से भारत बहुत तरक्की करेगा। जितनी तरक्की आज तक भारत ने नहीं करी उतनी तरक्की कि जितना भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, मतलब ये जो कंप्यूटर है इन लोगों का जो इम्पोर्टेड ड्यूटी है इसको घटा दिया था। इससे इंडिया में आईटी सेक्टर जो है ये स्टार्ट हो गया। मतलब हर कोई जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में घुस रहा था। सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया में ग्रो हो रहा था। अगर कोई भी इन्वेस्टर सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहता था तो राजीव गांधी का ये डिसीजन उसके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल हो गया। अगर कर्नाटका गवर्नमेंट का मूवमेंट हम लोग नोटिस करें तो हम लोग को पता चलता है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर में क्या होगा उस तरह से अपने आप को पहले से ही रेडी रखा और इसीलिए पहले से ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने तरफ से आईटी पार्क बनाने लगा। ये वही आईटी पार्क है जहां नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल था, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल था। इस टाइम में अगर आप जाकर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते या फिर आईटी इंडस्ट्री में घुसते तो आपको बहुत सारा टैक्स बेनिफिट कर्नाटका गवर्नमेंट उस टाइम में प्रोवाइड करते। इसके बाद आया 1991 में इंडियन इकोनॉमी जो है ये टोटली से ओपन अप हो गई। India is on the move again. We shall make the future happen. पहले हम लोग का जो इकोनॉमी था उसमें बाहर का कंपनी इतना आके काम नहीं कर सकता था। इंडिया में ट्रेड करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो था उतना अवेलेबल नहीं था। 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ उसके बाद से बाहर का जितना भी कंपनी है वो इंडिया में आने के लिए उत्सुक हुआ। इंडिया के तरफ से अगर देखा जाए TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये सारा कंपनी स्टार्ट और यही कंपनी इंडिया में बैठ के इंडिया का जो टैलेंट है या फिर इंडिया का जो इंजीनियर्स है उन लोगों से सॉफ्टवेयर बनाया और वही सॉफ्टवेयर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने लगा। इस टाइम में अगर देखा जाए कर्नाटका जो गवर्नमेंट था वो रुका नहीं था। वो अपने तरफ से नेक्स्ट स्टेप जो है उसको रेडी कर रहा था। जितना भी आईटी कंपनी है बैंगलोर में सबको टैक्स बेनिफिट, आईटी रिलेटेड कोई भी सामान इंपोर्ट करना है उसमें भी डिस्काउंट, कंपनी को जब भी जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस प्रोवाइड करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि कंपनी का जितना भी काम है वो जल्दी हो जाए, इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प। आगे जाके इसीलिए बैंगलोर जो है इतना जल्दी ग्रो कर पाया और कर्नाटका गवर्नमेंट अपने तरफ से फिर से नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिजाइन करने लगी। 2022 तक टोटल आईटी एक्सपोर्ट जो था वो 65 बिलियन हिट किया। कर्नाटका गवर्नमेंट को पता था कि ये जो इंजीनियर्स आज दूसरे के कंपनी में काम कर रहे हैं कल जाके ये अपना स्टार्टअप खड़ा करेगा। तो इस हिसाब से कर्नाटका गवर्नमेंट फ्यूचर को देखते हुए अपने तरफ से स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। स्टार्टअप को लोन प्रोवाइड, स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करना, स्टार्टअप का ग्रोथ के लिए फ्यूचर में आईटी पार्क बनाना, ये सब कर्नाटका
गवर्नमेंट पहले से ही करके रखा था और इसीलिए स्टार्टअप लाइक फ्लिपकार्ट, ट्रेड, ज़ेरोधा आगे जाके कर्नाटका से बॉर्न हुआ। आज अगर हम लोग देखें ग्लोबल कंपनीज में 80% कंपनी जो है वो ऑलरेडी बेंगलुरु में है। कर्नाटका गवर्नमेंट अपने तरफ से इजराइल का जो पॉलिसीज है स्टार्टअप को लेके उसको फॉलो किया। 2015 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टार्टअप पॉलिसी लाया जिसका विजन था 20,000 स्टार्टअप बाय 2020 एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2,000 करोड़ फंडिंग टू दिस स्टार्टअप। तो आप समझ ही सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और इसीलिए आगे जाके कर्नाटका में आईटी फर्म जो है इतना ग्रो कर पाया। जितना भी स्टार्टअप एट दैट पॉइंट स्टार्ट किया था लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सपोर्ट मिला आगे जाके वो ग्रो किया और अपना तरफ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके इंडिया को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प। 2021 में इंडिया ने स्टार्टअप के लिए 41.7 बिलियन रेस किया था जिसमें 67% जो था वो सिर्फ बेंगलुरु के था। ये जो इकोसिस्टम है ये बेंगलुरु में पहले से स्टार्टअप के लिए बनाया गया था और इसीलिए बेंगलुरु इतना पैसा रेस किया स्टार्टअप के लिए और वही स्टार्टअप आगे जाके शायद यूनिकॉर्न भी बन जाए। आज के डेट में बेंगलुरु में 40 यूनिकॉर्न्स है आउट ऑफ 104 ऑल ओवर इंडिया। तो ये था बेंगलुरु कैसे इंडिया का सिलिकॉन वैली में कन्वर्ट हो गया उसका स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी सुनने में अच्छा लगा प्लीज ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा स्टोरी और आपके लिए लाऊं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।